तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 29। तो आज हम सारांश शुरू करने वाले थे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम सारांश ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सारांश इस चैप्टर का काफी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए शायद 2-3 भाग में यह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज सारांश को देखते हैं। तो चलिए एक एक बिंदु करके इन्हें पढ़ते हैं। एक रेखा के दिक् कोसाइन रेखा द्वारा निर्देशांकों की धन दिशा में बनाए गए कोणों की कोसाइन होती है। इसे हम ऐसे समझेंगे। दिक् कोसाइन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सारांश में दोबारा पढ़ने वाले हैं। मान लो मेरे को यहाँ पे कोई रेखा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रेखा दी गई है, ठीक है, उस रेखा द्वारा जो भी हमारे धन दिशा से बनाए गए कोण होंगे, वह हमें दिक् कोसाइन कहेंगे, ठीक है। यह देखिए, घन दिशा क्या होती है? एक्स, इसको मैंने वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों के द्वारा ऊपर बनाए गए जो भी हमारे कोण होंगे, उन्हें हम दिक् कोसाइन बोलेंगे। आप सोचे होंगे इस लाइन का हम इन तीनों के ऊपर कोण कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, इसी के समांतर एक और रेखा खींचनी है, जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक और उसके समांतर रेखा खींच ली है, जो कि इस मूल बिंदु 0,0,0 से होकर जा रही होगी। और यहाँ पर हम अपना एक्स, वाई और जेड अक्ष पर बनने वाले कोण को देख लेंगे। और जो दिक् कोसाइन होगा, धन दिशा में बनाए गए कोण की कोसाइन कहते हैं। और मान लो मेरे एक्स के साथ हम मानते हैं अल्फा, वाई के साथ मानते हैं हम बीटा, और जेड के साथ मानते हैं हम गामा। तो वह तीनों हो जाएंगे हमारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड के अक्ष के साथ कोण। और जब मैं कॉस अल्फा इन तीनों अक्षों का कॉस निकाल दूंगा, तो यह हमारे दिक् कोसाइन हो जाएंगे, जिन्हें हम एल, एम और एन लिखते हैं। और चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगली बिंदु देखते हैं। अगले बिंदु में हमें दिया गया है, यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन एल, एम और एन है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखिए, तो अभी जैसे मैंने एल, एम और एन निकाला। एल था हमारा कोस अल्फा, एम था हमारा कोस बीटा, एन था हमारा कोस गामा। जब हम इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो वह हमारे एक के बराबर रहता है। इसके जो भी प्रूफ था, जो हम पहले शुरू वाले भागों में पढ़ चुके हैं, अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया है तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। आपको बस यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु के नाम पे बता दिया है कि इन सभी का स्क्वायर एक के बराबर होगा। और जिन लोगों का समझ में आ गया है, अगर अगर आपको केवल बस यहाँ पर इन बिंदुओं को सीधे सीधे याद रखना है, और जो भी हमारे उदाहरण वगैरह आएंगे, जो भी हमारे प्रश्न आएंगे, उनमें इसका सीधा सीधा प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दो बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन हम कैसे निकालते थे? चलिए, तो इस बिंदु में से मुझे इस बिंदु को घटा देना है, ठीक है। और नीचे हमारी PQ आ जाएगी। यह कैसे आया? PQ PQ कैसे आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और जोड़ में आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम पी में से क्यू में से पी को घटा रहे हैं, ताकि हमें पी की सदिश का मान मिल पाए। और फिर इसमें आएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसका हम रूट निकाल लेंगे, तो यह हमारी पी क्यू का मान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हमारे पी क्यू का मान यहाँ से निकला है। और जो x2 माइनस x1 था, यह है हमारे, इन दोनों को जो मैंने बताया था कि हमारे मेरे पास मान लो Q दिया गया है और P दिया गया है, और मुझे पी क्यू बिंदु के दिक् कोसाइन निकालने हैं, तो उनके लिए मुझे इनसे भाग देना पड़ेगा, जो कि इसका परिमाण था। और यहाँ पर मेरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या हो जाएंगे? हमारे दिक् अनुपात। तो जब दूसरी बिंदु में से मैं पहले बिंदु घटा दूंगा, तो वहां से मेरे दिक् अनुपात सीधे सीधे निकल आएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है पी क्यू क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। इस पूरे का जब हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो यहाँ से हमें PQ मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हम्म तो एक रेखा के दिक् अनुपात वे संख्याएं हैं जो रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती होती हैं।
ठीक है। तो दिग अनुपात को हमें समझेंगे। जैसे पहले मैंने मान लो दिग अनुपात, दिग कोसाइन को क्या माना, 1/2, 1/3 और 1/4। आपको पता ही होगा जो भी हमारे दिग कोसाइन होते हैं वह हमारे एक के बराबर या फिर एक के कम ही होते हैं। देखिए वह के हम कैसे समझेंगे, मान लो मेरे पास दिया गया है cos अल्फा, यहाँ पे बीटा भी दिया होता है और गामा भी दिया होता है। cos की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, सबसे कम माना होता है cos का -1। और सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है cos का मान +1। तो ये -1 से +1 के बीच में ही आने वाली है, मतलब ये 0 से बड़ी नहीं होने, वो मतलब 1 से बड़ी नहीं होने वाली। ठीक है, तो कोस जो भी हमारे दिक कोसाइन होंगे उनका मान 0 से 1 के बीच में ही होने वाला है, या फिर -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है। और इनके दिग अनुपात कैसे निकालेंगे, दिग अनुपात के लिए आपको इन सभी को समानुपाती हल कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो इसको मैंने तीनों को, इसका एलसीएम निकाला 2, 3 और 4 का, जो कि 12 आ जाएगा। तो मैंने 12 से गुणा कर दिया, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3 दूनी 6, और यह आ जाएगा 4 तिया 12। तो 6, 2 और 3, 4 तिया 12, 3 चौको 12, यहाँ पे 4 आने वाला है। ठीक है, तो 6, 4 और 3 हमारे यहाँ पे दिग अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, अगली बिंदु को देखते हैं। यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन एल एम और एन है और दिग अनुपात ए बी सी है, तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। देखिए कोसाइन कैसे निकालते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपको बस पी क्यू रखना है, और जो x2 - x1 कर रहे हैं यही हमारे दिक् अनुपात हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने x2 - x1 की जगह ए बी और सी को रख दिया है, जो कि हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे, और नीचे हमारी जो भी लाइन, जो भी रेखा होगी उसका परिमाण हो जाएगा, जो कि निकलेगा a² + b² + c² का अंडर रूट करने से। तो हम जब निकाल रहे हैं तो a भागे उसके परिमाण से कर देंगे, इसी तरह हम b को, उसी तरह हम c को, जब तीनों को हम उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो ऐसे हमारे दिक् कोसाइन निकल आएंगे, जो कि है हमारे एल एम और एन। ठीक है, अब चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। तो आगे हमें दिया गया है विषमतलीय रेखाओं के बारे में। विषमतलीय रेखा क्या होती है, इनको मैंने बताया था, इनको हम स्क्यू लाइन्स भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, मैं से मान लीजिए मेरे पास यह एक टिप्पा दिया गया है। ठीक है, मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा मेरी यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों रेखा देखिए, यहाँ से यह रेखा ऐसे ऐसे ऊपर साइड निकल जाएगी, यहाँ से यह रेखा इसके नीचे साइड से निकल जाएगी, मतलब कि यह रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटने वाली। ठीक है, इसी से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अंतरिक्ष की वे रेखाएं जो ना ही समांतर है, मतलब कि एक ही दिशा में नहीं है, और ना ही प्रतिच्छेदी है, मतलब कि एक दूसरे को ना ही छेदने वाली है, ना ही एक दूसरे को काटेंगे। यह रेखाएं विभिन्न तलों में होती हैं। देखिए यह रेखा है हमारी दूसरे तल में हो जाएगी, और यह रेखा हमारी दूसरे तल में हो जाएगी, मतलब कि अलग अलग तलों में यह रेखा होने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। इसके हमें आगे क्या दिया गया है, विषम तलीय रेखाओं के बीच का कोण वह कोण है जो एक बिंदु वरीयता मूल बिंदु की विषम तलीय रेखाओं में से प्रत्येक के समांतर खींची गई दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में है। देखिए तो आपको इसके लिए क्या करना है, मान लो मेरे पास एक समतलीय रेखा दी गई है, एक दूसरी दी गई है। आपको इस रेखा के ऊपर एक लंबवत सदिश खींचनी है, जो कि 90 कोण पर स्थित होगी, और इसका मान निकाल लेना है। जैसे ही हमारे इसके मान निकलेगा, यह हो जाएगा हमारा इसका सबसे न्यूनतम मान। ठीक है, यहाँ से हम अब इसका न्यूनतम मान निकाल लेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा न्यूनतम मान आया उसका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विषम तलीय रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, वह कैसे निकलेगा, ठीक है, तो विषम तलीय रेखाओं में से प्रत्येक के समांतर खींची गई दो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो जैसे इस रेखा के प्रतिच्छेदी में रेखा मैं ऐसे खींच देता हूँ, और इस रेखा की प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, यह रेखा जहां पर भी एक दूसरे को काटने वाली है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या ऐसी होती है, ये जो एक दूसरे को काटती हैं। और समांतर रेखा हम कैसे खींचेंगे, मान लो यहाँ पे पास एक रेखा है या दूसरी रेखा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने नहीं वाली, तो उसके समांतर रेखाएं हम उन्हें पास में ले आएंगे, तब वह वहां एक दूसरे को काटेंगी, तो वह हमारी समांतर रेखाएं हो जाएंगी।
और इन दोनों के बीच में जो भी कोण निकलेगा वही हमारी विषम तलीय रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या दिया गया है, आगे हमें दिया गया है यदि L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 एक कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम कोण थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा हम कैसे निकालते थे, cos थीटा हम निकालते थे ए सदिश डॉट बी सदिश भागे ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। आप सोच रहे होंगे कि यह इन्होंने सीधे सीधे कैसे लिख दिया। देखिए, तो ए भागे ए सदिश के परिमाण और बी भागे बी सदिश के परिमाण, यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे पहले सदिश के दिक अनुपात के बराबर, यह हो जाएगा मेरे दूसरे सदिश के दिक अनुपात के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से यह कितने जाएंगे, यह जाएगा मेरे मान लो L1 L2 और L3, और यह आ जाएंगे मेरे, ठीक है इसको सॉरी L1 M1 और N1 मानना था, इसको हम मानने वाले हैं L2 M2 और N2, और जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा सीधा सीधा cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जो कि हमारे सीधे सीधे cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा हम निकाल देंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यह है आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी दिक अनुपात दिए गए होते हैं तो वहां से हम सीधे सीधे cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे यदि A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 दिक अनुपाती वाली दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम कोण थीटा है, तब देखिए मैंने आपको बताया ए सदिश डॉट बी सदिश भागे ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, यह होगा हमारे cos थीटा के बराबर, जो कि मैं लगभग लगभग हर पार्ट में बता ही देता हूँ क्योंकि यह बहुत ही याद रखने वाली चीज है और हमारे हर उदाहरण में यह प्रयोग हो ही जाता है। यह आप सदिश बीजगणित में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए सदिश का परिमाण हो जाएगा ए, बी सदिश का परिमाण हमें यहाँ पर दिया गया है, और ए डॉट बी सदिश में क्या होता है, हमें आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ बस गुणन कर देते हैं, जो कि यहाँ पर सीधे सीधे दिखाया गया है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos थीटा सीधे सीधे मालूम पड़ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ए है, ठीक है, से गुजरने वाली सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण यह होगा। ठीक है, यह मैंने बताया था, मान लो मेरे पास एक रेखा दी गई है, सबसे पहले उस रेखा पे मुझे कोई भी स्थिति सदिश चाहिए और उस रेखा के कोई भी समांतर सदिश बी सदिश चाहिए। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश को जोड़ेंगे और जो भी हमारे रेखांक सदिश वो समांतर सदिश दी गई थी उसका कोई भी स्थिति राशि के साथ गुणन करेंगे और उसमें बी का गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भी दिया गया है कि सदिश समीकरण हमारा सीधा सीधा निकल आएगा। अब ठीक है, हम इसकी दूसरी बिंदु को देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया, X1 Y1 और Z1 से जाने वाली रेखा जिसके दिक् कोसाइन LM और N है। ठीक है, एक रेखा दी गई है जो कि X1 Y1 और Z1 से जा रही है, उसके दिक् कोसाइन भी हमें दिए गए हैं जो है L1 M1 और N1। ठीक है, और इसका समीकरण हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था X2 - X1 भागे A बराबर था हमारा Y2 - Y1 भागे B बराबर था हमारा Z2 माइनस का Z1 भागे C। अब आपको पता ही होगा A B और C और तथा L M और N एक दूसरे के गुणांतर में होते हैं, तो हम उसकी जगह पे L M और N लिख सकते हैं, तथा हमें केवल यहाँ पर केवल एक ही बिंदु दी गई है जो कि है X1 Y1 और Z1, मतलब कि एक बिंदु को हम X1 Y1 और Z की जगह पे ज्यों के त्यों रख देंगे। ठीक है, और दूसरी बिंदु नहीं दी गई है तो हम X2 Y2 और Z2 की जगह रख देंगे X Y और Z, ताकि हम उसकी जगह कोई भी बिंदु रख पाए तो हमें सीधे सीधे मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा X - X1 बराबर Y - Y1 बराबर Z - Z1, और इन तीनों को हम L M और N से भाग कर देंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ पर A B और C को भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो आप इसे आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। दो बिंदुओं जिनकी स्थिति सदिश ए कैप तथा बी सदिश है। ठीक है, तो दो बिंदु हमें दी गई हैं, एक बिंदु यह रही, दूसरी बिंदु यह रही। इसकी स्थिति सदिश है हमारे पास ए सदिश, इसका स्थिति सदिश है हमारे पास बी सदिश। ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण यह होगा। देखिए यह कैसे निकला है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आज हम अभी पढ़ के आए हैं, जो कि था हमारा ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। यहाँ पे बी सदिश की जगह पे हमने यह रख दिया। यह कैसे आया, मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे एक सदिश का मान प्राप्त होता है। ठीक है, उसी सदिश को हम बी सदिश मान लेंगे। वह क्यों मान लेंगे, क्योंकि वह सदिश हमारे उसी रेखा के समांतर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बी के सदिश में से ए सदिश को घटा देना है, तो उस सदिश का मान पता चल जाएगा, जो कि होगा बी सदिश माइनस का ए सदिश। और इसको बी सदिश की जगह पर रख देंगे, तो यह आ जाएगा आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी माइनस ए सदिश। ठीक है, अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर यह हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। यह कैसे आने वाला है, जब हमें एक बिंदु दी गई हो। अब हमारे नीचे क्या आते थे, नीचे आते थे ए बी और सी, जो कि हमारे आई जे के आगे लिखने वाले सीधी संख्या होती थी, अगर मुझे एक सदिश दी गई हो। लेकिन हम यहाँ पे आई जी के कैसे निकालेंगे, इसको इस बिंदु से घटा दीजिए। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ से हमें यह बिंदु भी मिल जाएगी। बिंदुओं से हमें जैसे दिक अनुपात मिलते हैं, हम उनको इससे भाग दे देंगे, तो यह सीधी सीधी हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 बाई बटा x2 माइनस x1, y माइनस y2 बटा y1 बटा y2 बाई माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो यहाँ से हमारी दोनों बिंदुओं का कार्तीय समीकरण आ चुका है। ठीक है, तो कार्तीय समीकरण हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। बस आपको ध्यान का रखना है कि ऊपर x माइनस x1 होना चाहिए, और नीचे हम x2 माइनस x1 यहाँ पे y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिक अनुपात की जरूरत है, जो कि हम कैसे निकालेंगे, दूसरी बिंदु में से पहली वाली बिंदु को घटा देंगे और हमें सीधे सीधे दिक अनुपात मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली बिंदु देखते हैं, जो कि है यदि दो सदिशों आर बराबर ए सदिश प्लस लेमडा बी वन सदिश और पी आर बराबर ए टू प्लस लेमडा बी टू सदिश के बीच का न्यूनतम कोण थीटा है, तो थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास यह एक सदिश दी गई है, यह एक सदिश दी गई है। ठीक है, इस पे एक बिंदु दी गई है, जो कि हमें दी गई है ए वन सदिश, और इस पे एक बिंदु दी गई है, जो कि है हमारी ए टू सदिश। ए वन सदिश हो जाएगी हमारी स्थिर बिंदु, जो कि रेखा इस रेखा पे दी गई है। ठीक है, और जो हमारी ए टू बिंदु है, वह हो जाएगी हमारी इस रेखा पे दी गई एक बिंदु। ठीक है, और मान लो जो इसके रेखा के समांतर हमारी एक बी टू सदिश है, इस रेखा के समांतर हमारी बी वन सदिश है। ठीक है, तो चाहे हम समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकालें, चाहे इन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण निकालें, कोण तो एक बराबर ही आने वाले हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर कोण निकाला या फिर यहाँ पर कोण निकाला, वह कोण तो एक ही आने वाला है, क्योंकि उन दोनों की दिशा तो एक जैसी है। ठीक है, तो कोण हम इसी की मदद से निकालेंगे, जो कि था हमारा ए बी ए डॉट बी बराबर ए सदिश बी सदिश कॉस थीटा। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाता, cos थीटा बराबर आ जाता ए डॉट बी सदिश भागे ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, जो कि देखिए यहाँ पर दिया गया है। बस इतना फर्क है कि ए सदिश की जगह पे हमारे पास बी वन सदिश है, और बी सदिश की जगह पे हमारे पास बी टू सदिश है। तो यहाँ से हमारे cos थीटा का मान भी सीधा सीधा आ जाएगा। चलिए, तो आज हम लगभग लगभग अपना 30-40% सारांश पढ़ चुके हैं, और आगे भी हम अपना सारांश ही पढ़ने वाले हैं। यह शायद अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, और 2 लेक्चर में आपका सारा सारांश कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं पे हमारी थ्री, जिसे हम 3D ज्योमेट्री कहते हैं, वह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो त्रिविमीय ज्यामिति हमारा बस 2 भाग के बाद खत्म है।
तो आज के लिए बस हमारा लेक्चर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आप इन बिंदु, जो भी आपको बिंदु आवश्यक लगे उनको जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू। टाटा, बाय बाय।